उसने हमेशा मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल किया है। इसमें आपका अपना क्या नजरिया है कि क्या पाकिस्तान की मदाखलत से इस्लामिक नाटो बन सकेगी? देखिए जाफरी साहब, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जी, जो पूरे मिडिल ईस्ट का एक गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट कह सकते हैं। भारत जी, के बाद पाकिस्तान, उसके बाद मिडिल ईस्ट शुरू हो जाता है। ईरान के बॉर्डर से भी शेयर करता है। जी, और यहाँ पे जो बलूचिस्तान, बीच में आपने देखा कि ट्रेन हाईजैक हो गई थी। जी, इस ट्रेन हाईजैक के पीछे और बलूचिस्तान की पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिका ये चाहता था कि ईरान के खिलाफ हम आसपास की कोई जगह जरूर ले लें, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और वो उसे अपनी आवाम का डर है। हुकूमत तो चाहे कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसे जनता को जवाब देना है। तो कभी भी अमेरिका का साथ वो नहीं दे सकते ईरान के खिलाफ। इससे अवाम में बगावत हो जाएगी। इसके लिए और भारत भी नहीं दे सकता, ना तो ईरान के खिलाफ दे सकते हैं और ना चाइना के खिलाफ दे सकते हैं। इसी तरह से अब कंट्रोल करने के लिए, मैं ईरान से पहले अभी नेपाल पर जिक्र कर रहे हैं, नेपाल पर जो इतनी बड़ी घटना हुई, इसके पीछे भी अमेरिका की साजिश है। चाइना को कंट्रोल करने के लिए उन्हें आसपास कोई बेस चाहिए, ना तो भारत देगा ना पाकिस्तान देगा। और वहां पे नेपाल जो है, अगर हुकूमत आ गई, बादशाहियत आ गई, तो एक बादशाह को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, बशर्ते कि पूरी गवर्नमेंट को उसमें कोई ना कोई, क्योंकि जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना, तो उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। विपक्ष जनता में उनके बीच की बात कहती है, जिससे जनता में बगावत हो सकती है। अब आते हैं हम बलूचिस्तान पर। जो क्राइसिस थी, वो ईरान को निपटाने के लिए एक जगह की जरूरत थी अमेरिका को, जिसको लेकर के अमेरिका ने बलूचिस्तान पर इतना बड़ा ट्रेन हाईजैक और तमाम चीजें की। लेकिन वो खामनेई साहब उस चीज को भाप गए और उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से बात करके, ये बात तो समझ में आ गई सबको कि ये मामला कहां से जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने उसमें भारत का रोल बताया, लेकिन वो सच नहीं है। सच यही है कि वो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान, और वहां से अगर वो चाहते थे कि ये अलग पाकिस्तान से अलग स्टेट बन जाए, तो हम इसको कंट्रोल करके और इसको जोड़ सकते हैं। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि इनको जगह देने की, अमेरिका को जब तक कि कोई जगह नहीं देता। अब आ जाइए आप, उसके बाद जब बलूचिस्तान से फेल हुए तो उन्होंने सीरिया पर नजर गड़ाई। सीरिया में बशर अल असद कामयाब हो गए। इजराइल को ये उम्मीद नहीं थी, अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कि बशर अल असद इतनी आसानी से सना तक पहुंच सकते हैं, इतनी आसानी से इजराइल सीरिया पर वो कब्जा कर सकते हैं। इसके पीछे भी खामनेई साहब की मतलब बहुत जबरदस्त रणनीति थी कि उन्होंने बशर अल असद को रूस भेज करके और वो जगह स्पेस खाली कर दिया कि तुम आसानी से जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे में और हमारे में कोई फर्क नहीं। ये बात देख करके ट्रंप आए और उन्होंने पीठ थपथपाई और कहा कि अलशूरा तुम अमेरिका ने ही कहा था कि अलशूरा आतंकवादी है, उसके ऊपर पता नहीं कितने $1000 का इनाम भी था। और उसी अमेरिका ने आकर के पीठ थपथपाई और कहा कि अलशूरा तो गांधीवादी है, इसको आतंकवादी कौन कह रहा है। गलत फहमी थी हम लोगों की कि ये अलशूरा आतंकवादी, ये तो गांधीवादी है। और उनको सारा उनके ऊपर से आतंकवादी का टैग हटा दिया और इनाम भी हटा दिया और उल्टा और पैसा दिया, इस उम्मीद से कि ये हमारा तोता है, जो हम बोलेंगे वही बोलेगा। लेकिन अलशूरा तो आने के बाद एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह, सचमुच वो आतंकवादी से अलग हटके एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह OIC की बैठक में शामिल हुए, वो अरब लीग की बैठक में शामिल हुए, वो UAE के साथ पोर्ट बनाने के लिए, सीरिया में पोर्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया। जो उनके साथ लड़ाके थे उनको सीरिया की नागरिकता देने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। अब ये बात इनको खटक रही थी कि अरे ये तो हमसे भी आगे निकल गए। और इजराइल और अमेरिका दोनों मिल करके अलशूरा को गद्दाफी जैसी मौत मारने के लिए पूरा इंतजाम कर दिए। लेकिन बीच में टर्की आ गया और अलशूरा को वक्त रहते, आपको याद होगा कि जब अलशूरा की बात आ रही थी, उस वक्त लग रहा था कि दुनिया में कि सीरिया जल रहा है।
लेकिन जैसे ही अल शूरा ने सीरिया छोड़ के टर्की का रास्ता ले लिया, अगले ही दिन से सारी खामोशी हो गई। ये वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्री, इनको जब किसी को निपटाना होता है तो ये अपनी वेस्टर्न मीडिया का सहारा लेकर के दुनिया को दो चीज दिखाते हैं। एक तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात करते हैं कि जिस आदमी से मानवता को खतरा है, ये केमिकल बम बना रहा है या कोई ऐसा कर रहा है। इन्होंने कोरोना को भी चाइना को भी जिम्मेदार ठहरा दिया था। और दूसरा ये करते हैं कि इस आदमी से उनके देश को ही बहुत खतरा है, और यही करते करते गद्दाफी साहब को निपटा दिया। अल शूरा को भी निपटाना चाहते थे, लेकिन टर्की और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा दूसरे टाइप का है। उनको ये लगता है कि टर्की गोलान हाइट जो है, सीरिया और इजराइल के बीच में, जब गोलान हाइट में टर्की का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां अगर इजराइल आ गया तो वो आसानी से टर्की और सीरिया दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अभी एक छोटा सा टापू है साइप्रस, जो टर्की और इजराइल के बीच में है। वो एजुकेशन हब है, वहां कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, बड़ी खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है। उस साइप्रस को लेकर के अक्सर इन लोगों में मिसाइलें वगैरह चलती रहती हैं, सीरिया, टर्की में और इजराइल में। अभी टर्की को इजराइल अपना दुश्मन मान बैठा है। टर्की है नेटो का मेंबर। अमेरिका भी टर्की से इसलिए नाराज रहता है कि टर्की कभी जाके ब्रिक्स की मीटिंग में जाते हैं, एससीओ की मीटिंग में जाते हैं, रूस को गैस रूस से लेकर के यूरोपीय कंट्री को देते हैं। रूस से भी उनका अच्छा संबंध है, चाइना से भी अच्छा संबंध है, और ईरान से भी अच्छा संबंध है। और वो तो इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा बिना उनको कहे दुनिया ने बना दिया था। टर्की को तैयब अर्दगान साहब को पूरे दुनिया के मुसलमानों ने अपना खलीफा बोल दिया था कि ये आने वाले 2025 के हमारे खलीफा हैं। लेकिन इधर थोड़ा सा उनकी छवि खराब हुई है। फिलिस्तीन के मसले पर उनका जो रोल थोड़ा बैकफुट पे रहे और मुखर होके नहीं बोले, इस बात से मुस्लिम वर्ल्ड को थोड़ा सा धक्का लगा, और बहुत उम्मीद हो गई थी तैयब अर्दगान साहब से, इस्लामिक वर्ल्ड को बहुत उम्मीद हो गई थी। इस बीच कतर पे जब हमला होता है तो कतर के ऊपर हमला हुआ। कतर को भी मालूम था ये बात कि हमारे ऊपर हमला होगा। ये तो बहुत बड़ा भीतरघात हो गया ना, ये तो इस्लाम के भी खिलाफ हो गया। आपके ऊपर भरोसा करके कोई आपके यहाँ हेडक्वार्टर बना करके आप उसको नेगोशिएशन टेबल पर बैठा रहे, और आप उस पर हमला करा के उसकी हत्या करवा दीजिए, ये तो पीठ में छुरा मारना हो गया ना। ये तो बहुत ही जालिमाना और कायराना हरकत कतर ने किया है। कतर का फ्लाइंग 24 घंटा 4-5 जहाज उनको ऊपर से फ्लाइंग करता है। किसी भी कंट्री में फ्लाइंग होता रहता है। कुछ जहाज स्टैंड बाय में स्टार्ट करके खड़े रहते हैं, कुछ फ्लाइंग करते रहते हैं। जब वो आएंगे तो दूसरा उड़ के 24 घंटा। पर दिल्ली जैसे शहर में भी हमको लगता है 8-10 जहाज उड़ते रहे होंगे, हेलीकॉप्टर भी उड़ता रहता है। ऐसे में एक आकर के इजराइल का जहाज हमास के हेडक्वार्टर पर बम मार के चला जाए। वो हमास का हेडक्वार्टर नहीं था, वो कतर का टेरिटरी था, और ये बेइज्जती करने की हो गई। अब दुनिया पूछ रही है कि तुमने फीफा वर्ल्ड कप कराया केवल पैसे का प्रदर्शन करने के लिए, तुम्हारे अंदर हिम्मत नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आज भी अब देख लिए 2 दिन तक दौरे दावत चला, वहां पे मजा आया, लोगों को बैठ करके खूब बातें किए, पुरानी सब बातें गपशप लोग किए और चले गए। पूरी दुनिया को पूरा यकीन था, आज इन्होंने जो कर दिया पूरी दुनिया को यही यकीन था कि इन लोगों से इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब वहां पे सारी दुनिया इंतजार कर रही, खामेनी साहब ने आज कह दिया, और आज वेस्टर्न मीडिया पूरा प्रचार कर रही है कि जेनोसाइड फिर शुरू हो गया, गजा पे हमला। और मैं बताऊं आपसे, अभी तक इजराइल की सेना इजराइल के बॉर्डर से नहीं निकली है बाहर, अभी वो इंतजार कर रही। अभी 1 किलोमीटर भी वो गजा में नहीं घुस पाई। अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम इजराइल की सीमा से बाहर जाके गजा पर हमला शुरू करें। और पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, गजा खाली कराना शुरू कर दिया। एक तरफ ये लोग नेटो जैसा एक सेना तैयार कर रहे हैं, और उसी के जवाब में इजराइल जैसा छोटा सा देश इनको चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि हम तुमको और मारेंगे, अभी बना लो सेना अपनी, हम गजा को जब जब वो प्लेन करने की बात कहता है, पूरे ये इस्लामिक वर्ल्ड को चैलेंज है, कोई माने या मत माने। मैं भी अपने ऊपर एक चैलेंज मानता हूं कि ये हमारी छाती पे भी दर चढ़ के दरने वाली, जो हम लोग के गांव में कहावत है ना कि तुम्हारी छाती पे चढ़ के मूंग दर देंगे, समझ रहे हैं आप, ऐसा लगता है।
जी